कराएंगे नया तो। ठीक है, कर देता हूँ रिकॉर्ड। तो यहाँ इष्टबल वर्तमान दशा अंतर्दशा किसका चल रहा था? बुध में मंगल का। हाँ, बुध में मंगल का। हम लोग बुध और मंगल का अभी वर्तमान देखेंगे क्या? सभी ग्रहों का अष्टक वर्ग भिन्न अष्टक वर्ग हम लोगों को नोट करना है। उसके बाद भी बुध और मंगल के लिए इष्ट कष्ट को भी एक बार देख लेते हैं। बुध इष्टफल के अपेक्षा कष्टफल ज़्यादा है, परंतु मंगल जिसका अंतर्दशा चल रहा है उसका इष्टफल ज़्यादा है, कष्टफल कम है। आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और बुध बैठा कौन सा राशि में था? वृश्चिक लग्न है, द्वितीय भाव में बैठा है, धनु राशि में। धनु राशि द्वितीय धनस्थान है। यहाँ धनस्थान में, धनु राशि में सबसे ज़्यादा कुल भाव बल जो है वो 408 है। और कर्मस्थान में कौन सा राशि वृश्चिक लग्न में? सिंह राशि में बुध मीन राशि में बैठा था। हाँ, गुरु जी मंगल बोल रहे थे। बुध के, हाँ, बुध मीन राशि में है, मंगल की बात कर रहा था। मंगल बैठा है धनु राशि में और बुध मीन राशि में। दशाधिपति धनु में 470, भाव बल में बलयान भी है। माने कहने की मतलब जो जहां बैठा है वहां से भी बल प्राप्ति हो रहा है, ग्रह निर्बल नहीं है। जिसका दशा और जिसका अंतरदशा चल रहा है, दोनों के दोनों अशुभ बल से, माने दशा का तो अशुभ प्रभाव है, इष्टफल कम दे रहा है, लेकिन अंतरदशाधिपति बलवान है। अभी थोड़ा हम लोग को देखना है क्या, भिन्न अष्टक वर्ग से लेके सब कुछ देख लेना है। सूर्य का बिंदु एक एक करके जल्दी जल्दी देखिए। सूर्य का बिंदु कितना है? शुभ बिंदु 4 है। कन्या राशि में सूर्य है ना। और चंद्रमा आज कौन से राशि में है? कर्क राशि में। जी गुरु जी। कर्क राशि में शुभ बिंदु 2 है। सिंह में आ जाएगा, सिंह में आ जाएगा। ठीक है, सिंह में शुभ बिंदु 5 है। और मंगल अभी कौन से राशि में है? तुला राशि में। तुला राशि में। तुला राशि में देखिए मंगल की अंतरदशा चल रहा है। तुला राशि में भिन्नाष्टक वर्ग में शुभ बिंदु कितना है? 1 है। एक। तो मंगल जिस राशि में बैठा है, धनु से तुला, एकादश स्थान होता है, उपचय राशि होता है, उपचय में वृद्धि होना चाहिए। लेकिन यहाँ भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल क्या हुआ है? अष्टक वर्ग शुद्ध नहीं है, माने अशुभत्व का प्रभाव ज्यादा है। इसी कारण से वर्तमान समय में बुध महादशा में मंगल का अंतरदशा ज्यादा प्रभावी युक्त नहीं रहेगा, माने गोचर सपोर्ट नहीं मिलेगा। गोचर का जितना शुभत्व का प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं प्राप्त होगा। गोचर का कुंडली बनाएंगे इसके बाद, परंतु एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। बुध अभी कौन से राशि में है? कन्या राशि में। कन्या राशि। और परंतु दशाधिपति बुध का कन्या राशि में शुभ बिंदु कितना है? 6 है ना। जी गुरु जी। हाँ, 6 शुभ बिंदु है। मतलब दशा गोचर शुद्धि, मतलब बुध अष्टक वर्ग में शुद्ध है, परंतु मंगल अष्टक वर्ग में शुद्ध नहीं है। इसका अर्थ हम लोगों को यह पता चला। और बृहस्पति शुक्र शनि का भी देख लेते हैं। बृहस्पति मेष राशि में है, शुभ बिंदु 6 है। मतलब 1 साल तक बृहस्पति जब तक मेष राशि में रहेगा उसको अष्टक वर्ग से बृहस्पति को शुद्ध प्राप्त है, मतलब गोचर शुद्धि भी है। गोचर कुंडली देख लेने से और थोड़ा क्लियर हो जाएगी। इसके बाद शुक्र का देख लेते हैं। शुक्र सिंह राशि में है और शुभ बिंदु 5 है, शुक्र भी शुद्ध है। और शनि कुंभ राशि में शुभ बिंदु 5 है। तो ये लगभग सभी गोचर शुद्ध, गोचर में शुद्ध है, माने अष्टक वर्ग में सभी लोग, सभी ग्रह शुद्ध है। परंतु जिसका अंतर्दशा चल रहा है मंगल का, मंगल के बाद किसका अंतर्दशा चलेगी? राहु का। राहु जन्म कुंडली में सूर्य के साथ मिलके बैठा हुआ है 6ठा घर में, 6ठ स्थान में। और राहु सूर्य की युति
शुभ या अशुभ होता है? अशुभत्व प्रभाव रहता है, अशुभ रहता है। और षष्ठ स्थान में राहु, अशुभत्व होता है। थोड़ा गोचर का कुंडली भी आज बना लेते हैं। ये जन्म राशि क्या था? मिथुन। मिथुन। तो लग्न, गोचर कुंडली में लग्न में कौन सा राशि हो जाएगा? मिथुन हो जाएगा। ठीक है, गोचर कुंडली में यहाँ मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, गुरु, शनि और चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल और केतु, राहु। ये हो गया गोचर कुंडली। इसका देखिए ये तीनों स्थान 6, 8, 12 शुद्ध है। मतलब इस कालखंड में हम लोग दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा दो देख रहे हैं। किसका महादशा चल रहा है? बुध का महादशा में, मंगल का अंतरदशा। ये मंगल अष्टक वर्ग में शुद्ध नहीं है, परंतु गोचर में देखिए मंगल पंचम स्थान में बैठा है। पंचम गोचर में मंगल शुभ होता है या अशुभ होता है? शुभ होता है। हाँ, तभी केवल अष्टक वर्ग में अशुभत्व रहने से अष्टक वर्ग में अशुद्ध है मंगल। अष्टक वर्ग में अशुद्ध होने के बाद गोचर में क्या है? शुभ है। और जन्म कुंडली में मंगल बैठा है कहाँ? धनु राशि में। धनु राशि से एकादश स्थानस्थ गोचर में मंगल चल रहा है। मतलब लग्न कुंडली के हिसाब से गोचर कुंडली में मंगल की शुभत्व का प्रभाव हो रहा है। और एक बात है, हम सूर्य से किसका विचार करते हैं? पिता का नहीं, सूर्य से पिता किसका? नवम स्थान, नवम स्थान है ना पिता का। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान किसका है? माता का। अष्टक वर्ग में ऐसे ही विचार किए थे। और मंगल से तीसरे घर, मंगल से तीसरे घर में किसका? भाई, छोटे भाई। भ्राता। भ्राता का अष्टक वर्ग में भ्राता, भगिनी का विचार हम लोग करते हैं ना। और मंगल से भाई, पराक्रम, इस सभी का विचार किया जाता है। और यहाँ दशांतरसा बुध और मंगल का चल रहा है। और बुध से किसका विचार होता है? विद्या का और वाणी का। इसका भाई विद्यावाणी। भाई भाई मित्र का। यार भाई, मित्र का विचार। और वो क्या होता सर है? हमने गोचर में सर गोचर में हमने जो है ये तीसरा जो राशि है उससे क्यों शुरू किया है लग्न में? अरे इसका जन्म राशि मिथुन है ना, ये मिथुन राशि में जन्म है ना। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, मिथुन राशि में कल भी बताया था यही बात। मिथुन राशि में जन्म होने के कारण हम मिथुन से चालू करते हैं। वो कल की कुंडली कुंभ राशि का था। तो वर्तमान आप लोग विद्या और मित्र का भी विचार कर सकते हैं। और बुध से धन संपत्ति का भी विचार होता है, पुत्र धन आदि का भी विचार होता है। और यहाँ हम लोग जानते हैं मंगल से वाहन का भी विचार होता है, भूमि का भी विचार होता है, जमीन जायदाद खरीदने की इच्छा होती है व्यक्ति को। यहीं पास में थोड़ा जन्म कुंडली को बना देता हूँ, आपको देखने में सुविधा होगी। जन्म कुंडली क्या था? मिथुन लग्न था ना, ये लग्न सॉरी वृश्चिक लग्न गुरुजी। वृश्चिक लग्न था। उसी वृश्चिक लग्न का कुंडली अभी बना देते हैं।
यही सामने सामने देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में, लग्न कुंडली है, यहां कौन बैठा है? धनु में मंगल, और मिथुन में चंद्रमा, सूर्य, राहु, और कौन कौन कहाँ बैठे हैं? शुक्र। शुक्र भी है। हाँ शुक्र है। षष्ठ स्थान का शुक्र शुभ या अशुभ फल देता है? शुभ। हाँ शुभ फल गुरुजी। 12 अशुभ। नहीं नहीं, अशुभ नहीं देता है। शुक्र शुभ षष्ठ देता है। शुभ, शुभ। शुक्र षष्ठ और 12वां भाव में अशुभ फल देता है। ठीक है, 8वें और 12वें में अशुभ देता है। हाँ हाँ, प्रभाव के हिसाब से। जैसे यहाँ मेष राशि में है, जी। मेष राशि में, मेष राशि का अधिपति मंगल तो है ना, मंगल के साथ शुक्र का यहाँ तात्कालिक देख लीजिए शत्रुता है। तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक क्या होता है? मंगल शुक्र के संबंध मित्र होता है क्या? शत्रु। शत्रु। समशत्रु शत्रु है। शुक्र शत्रु के घर में बैठा है, सो शत्रु के घर में बैठने से बहुत ज्यादा शत्रु के भाव भी शत्रु का है और शत्रु के घर में भी बैठा है, इसीलिए फल अति उत्तम नहीं रहेगा शुक्र का। हाँ, केवल छठा घर में बैठ जाने से 100% शुभ फल देगा ऐसा हम लोगों को विचार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मीन राशि उसका उच्च राशि है, उच्च के निकटवर्ती होने के कारण उसका उच्चत्व का हम जब उच्च बल साधन करते हैं, क्या हम लोगों को प्राप्त होता है? उच्च बल में वृद्धि रहती है, उसको अवरोह दशा में भी गिनती किया जाता है। शुक्र का अभी बात नहीं है। बुध महादशा में हम लोगों का मंगल का अंतरदशा चल रहा है, ठीक है, दोनों का विषय विचार करना है। वर्तमान समय में मंगल लग्नेश है और षष्ठेश है। यदि शत्रु विजयी का विचार हो, शत्रुहंता योग बनेगा क्या? शत्रु बन रहा है गुरुजी। बन रहा है, तो शत्रु विजय होने के कारण यहाँ मंगल के अंतरदशा में, क्योंकि मंगल षष्ठेश भी है लग्नेश भी है, शत्रु तो विजयी होगा, लेकिन रोग स्थान का अधिपति भी है, उसको रोगेश भी कहा जाता है। दशा अंतरदशा के अनुसार हम लोग देखें, बुध महादशा में बुध षष्ठ स्थान का भी अधिपति है, सॉरी व्यभाव का भी अधिपति है। क्या है? व्यभाव का भी अधिपति है। और हम लोग जो पढ़े थे गुरु जी, ये व्यभाव के नहीं होगा, व्यभाव में तो सातवीं राशि होनी चाहिए ना? हाँ वो गलती हो गया है। हाँ हाँ वो गलती हो गया, जो नवम स्थान में वहां छूट गया है। हाँ 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 सही 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 सही। ओ 3 4 5 6 7, हाँ ये एकादश स्थान का अधिपति है। एक तो अष्टम और दूसरा एकादश, एकादशेश और अष्टमेश बुध है। दशा बुध का चल रहा है। एकादश तो एक तो आय का भाव होता है, लाभ विचार हम लोग करते हैं एकादश से, और अष्टम जो है वो क्या है? मृत्यु का विचार करते हैं। यहाँ बुध किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? क्योंकि वर्तमान बुध महादशा में मंगल का अंतरदशा, मतलब कितने लगभग समय चला गया है दशांतरदशा के हिसाब से? आधा, क्योंकि पिछले कक्षा में हम जैसे आप लोगों को समझाए थे, कन्या राशि का प्रभाव, क्योंकि मूल त्रिकोण का राशि और उच्च का राशि बुध का क्या है? कन्या राशि है, और उसके महादशा में वो कन्या राशि का प्रभाव ज़्यादा डालेगा। पहले शुरू के महादशा में, शुरू बुध का महादशा वर्ष कितना है? दशा वर्ष 16 है। 16 होगा तो 17 होगा गुरु जी, 17। हाँ 17 है। 17 होगा तो उसको आधा कर लीजिए। आधा करेंगे तो कितना होगा? 8.5। 8.5, मतलब 8.5 वर्ष तक बुध का महादशा चालू हुआ है 13/9/2016।
उसके बाद 8.5 वर्ष तक क्या होगा, जब तक चंद्रमा का अंतर्दशा तक इसमें किसका प्रभाव रहेगी, कन्या राशि का प्रभाव रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट किसका चालू हो जाएगा, मिथुन का चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8.5 हो जाएगी ना। तो जैसे 2023 से 2025 तक समय चंद्रमा का बुध महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा है। पहले पहली राशि का प्रभाव होता गुरुजी उसमें महादशा में, या पीछे वाली का? ये क्या गलती, हाँ, मूल त्रिकोण राशि का पहले प्रभाव होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, स्वराशि का। ठीक है, ठीक। तो स्वराशि का प्रभाव बाद में होगा। इसका अर्थ यह है, जब बुध महादशा में मंगल की अंतरदशा अभी चल रही है, अभी इसमें तो चंद्रमा का अंतरदशा दिखा रहा है, दोनों में अलग दिखा रहा है क्या, सॉफ्टवेयर में और इसमें। 1986 21:10 दोनों में पीडीएफ में और इसमें दोनों में अलग दिखा रहा है। कुछ डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ कुछ गलत डाला गया है। सोलह अप्रैल 1986 21:10। ठीक है, इसमें बुध महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा दिखा रहा है पीडीएफ में। चलिए, चंद्रमा का अंतरदशा हो वा अथवा किसका, बुध का अंतरदशा हो, फलादेश तो हम लोगों को करना है। ध्यान पूर्वक देख लीजिए बुध में किसका चल रहा है, चंद्रमा का, या क्योंकि चंद्रमा का 14/10/2023 से लेके 14/3/2025 तक ये बुध महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा शो कर रहा है पीडीएफ फाइल में। जब चंद्रमा का अंतरदशा चलेगी, हम लोगों को पता है यहाँ योग कारक ग्रह कौन है, चंद्रमा है। और चंद्रमा कौन से स्थान का अधिपति है ना, भाग्य स्थान का अधिपति है। और चंद्रमा लेकिन बैठा कहाँ है, जन्म कुंडली में हम लोग देखेंगे तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, अष्टम। अष्टम मतलब भाग्य का व्यय भाव में बैठा है। ये क्या हो गया, भाग्य का व्यय हो गया। तो इस कालखंड में मतलब जैसे बुध महादशा में चंद्र का अंतरदशा चलेगी, उस कालखंड में भाग्य संपूर्ण रूप में सहयोग नहीं करेगा। परंतु जब जब अष्टक वर्ग में चंद्रमा शुद्ध हो जाए, अष्टक वर्ग में शुद्ध हो, क्योंकि चंद्रमा योग कारक ग्रह भी है और भाग्याधिपति में पति भी है, और बुध से दशाधिपति से चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, चतुर्थ घर में मतलब केंद्र में है अंतर्दशाधिपति। इस कारण से बुध महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा बहुत ज़्यादा अशुभ फलप्रद भी नहीं रहेगा। और बुध महादशा में मंगल के अंतरदशा जो हम विचार करेंगे, मंगल यहाँ बुध से कितने घर में बैठा हुआ है, दसम स्थान में, वो भी केंद्र में है। बुध से दशाधिपति से मंगल जो है वो दशम केंद्र में है। अंतरदशाधिपति केंद्र में हो और अष्टक वर्ग में शुद्ध हो और आपस में मित्रता हो। बुध और मंगल में क्या है, यहाँ तात्कालिक मित्र है, लेकिन नैसर्गिक बुध मंगल क्या है संबंध आपस में, शत्रु और मित्र सम होता है। इसलिए बुध महादशा में समग्रह के अंतरदशा मंगल का अंतरदशा, और मंगल क्या है, लग्नाधिपति है और षष्ठाधिपति है। इस कारण से क्या होगी, उसको शत्रु विजय भी प्राप्त होगा, लेकिन वाहन इत्यादि क्रय विक्रय में समस्या हो सकती है, क्योंकि मंगल बैठा कहाँ है, मारक स्थान में। इस समय में जमीन जायदाद इत्यादि जो क्रय होता है मंगल के अंतरदशा में ही होता है, क्योंकि भूमि संबंधी कार्य मंगल ही करवाता है। ठीक है, तो जमीन जायदाद इत्यादि हम जब खरीदते हैं उसमें भी
हानि पहुंच सकते हैं। और आयु का विचार हम लोग कर लेते हैं, ये अल्पायु होगा या मध्यमायु होगा, दीर्घायु होगा, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या देखना है, लग्नेश और अष्टमेश देखना है। यहाँ लग्नेश कौन है, मंगल है, अष्टमेश कौन है, बुध है। लग्नेश एक नोट कर लीजिए, आपको समझ में जल्दी आएगी। लग्नेश मंगल और अष्टमेश कौन है, बुध है। और बैठे कहाँ हैं, मंगल बैठा है द्विस्वभाव राशि में और बुध बैठा है द्विस्वभाव राशि में। दोनों यदि द्विस्वभाव राशि में हो तभी कौन सा आयु होगा? गुरुजी मंगल तो अग्नि तत्व राशि में बैठा है ना? अग्नि तत्व यहाँ मैं विचार नहीं समझाया था, आप लोगों को बताया था चर स्थिर दिस्वभाव के अनुसार आयु का विचार बताया था। यदि दोनों दिस्वभाव राशि में हो, दोनों यदि दिस्वभाव राशि में हो तभी कौन सा आयु प्राप्त होता है? मध्यमायु। मध्यमायु। मध्यायु प्राप्त होता है। क्यों इसको विचार हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि मंगल किस स्थान में बैठा है, मारक स्थान में बैठा है, इसीलिए इस समय में वाहन इत्यादि क्रय में नुकसान होगा या फायदा होगा, या भूमि क्रय में उसको नुकसान होगा या फायदा होगा। क्योंकि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन हमेशा उन्नति के ओर चले जाएगा ऐसा नहीं है, कभी कभार क्या होता है अचानक समस्या भी आ सकता है। उसको भी विचार करने के लिए हम लोगों को आयु विचार, ये स्थूल आयु विचार करना भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद शनि और चंद्रमा से विचार करते हैं आयु का। शनि कहाँ बैठा है? शनि अरे शनि तो लिखा ही नहीं करो, पर वृश्चिक में है ना, जन्म फिर में लग्न में ही बैठा है शनि गुरुजी। लग्न में ही है शनि, स्थिर राशि में। ठीक है, ठीक है। शनि स्थिर राशि में लिख देते हैं, वृश्चिक में शनि कहाँ है? स्थिर राशि में है। और चंद्रमा कहाँ है? द्विस्वभाव में। द्विस्वभाव। यदि एक स्थिर में एक द्विस्वभाव में हो वो कौन सा आयु प्राप्त होता है? अल्पायु। देख लीजिए चार्ट, आप लोग कल नोट किए थे। सर दीर्घायु। दीर्घायु, दीर्घायु होता है, दीर्घायु होता है। मध्यम आयु बताया था सर, स्थिर और चर का। हाँ, उसके बाद होरा लग्न भी देखते हैं। होरा लग्न कौन सा है? कर्क है। होरा लग्न यहाँ देखिए, कर्क लग्न होरा लग्न लिखा है, होरा लग्न कर्क लिखा है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना है। कर्क होरा लग्न क्या है? कर्क है। और कर्क होने के कारण ये क्या हो गया? चर हो गया। और लग्न वृश्चिक है। लग्न क्या है? वृश्चिक है। तो वृश्चिक क्या है? स्थिर है। एक चर और एक स्थिर में हो तभी कौन सा आयु प्राप्त होता है? मध्यायु। मध्यम आयु है। दीर्घायु नहीं मैडम, मध्यम आयु है। नोट कर लीजिए, नहीं तो भेज देते हैं अभी तुरंत, आपके ग्रुप में भेजते हैं, फोटो खींच के भेजिए। जी गुरुजी भेज दीजिए, हमारे पास नहीं है। भेज देते हैं। तो दो मध्यमायु प्राप्त हुआ, एक दीर्घायु प्राप्त हुआ, तभी किसका प्रभाव ज्यादा है? मध्यमायु। मध्यम। और ये शिशु का जन्म जो है वो 1986 में है, वर्तमान 2023 है। 2023 से 1986 को घटाएंगे तो कितना वर्ष चल रहा है अभी? 37 वर्ष, लगभग 37, मतलब 36 वर्ष के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि अरिष्ट विचार जो है
वो कहाँ तक चलता है अरिष्ट विचार? 63 या 1 हाँ, 29 वर्ष अथवा 24 वर्ष तक अरिष्ट विचार किया जाता है। उसके बाद जो है वो आयु विचार किया जाता है, और आयु अल्पायु 40 साल तक चलती है। उसके बाद जो 100 वर्ष की आयु के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 40 के बाद क्या होता है, मध्यम आयु चालू होता है। और हम लोगों को यह पता चल रहा है इस व्यक्ति का आयु जो है वो मध्यम आयु होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में बुध भी नीचस्थ है। बुध नीचस्थ है ना कन्या राशि में, जी सॉरी मीन राशि में। मीन राशि में नीचस्थ होने के कारण अष्टमेश नीचस्थ हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, तभी समस्या होती है ना। परंतु संपूर्ण बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि किसके ऊपर है? पंचम स्थान के ऊपर है ना। उसके पंचम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि किसके ऊपर है? अष्टम भाव के ऊपर है। अष्टम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि से आयु हानि नहीं होती है, चक्रार्ध वृद्धि होती है। हम जब आयु साधन करेंगे उसमें बृहस्पति के अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि व शुभ ग्रहों की दृष्टि से क्या होता है, चक्रार्ध वृद्धि होती है, आयु में उतना हानि नहीं होता है। तो ये 37 वर्ष में वर्तमान समय में क्या है कि बुध अष्टमेश है, दशा चल रहा है बुध का, और जब मंगल भी क्या है षष्ठेश और बैठा है मारक स्थान में, तो मारक का प्रभाव भी देगा, क्योंकि मंगल पापक ग्रह भी है, एक तो लग्नेश है दूसरा षष्ठेश है। तो इस कारण से अभी इस समय में हम लोग मध्यमायु का विचार इसके प्राप्त क्या कर रहे हैं, मध्यमायु है। मारकेश कालखंड में कभी कभार क्या होता है, अष्टमेश के दशा अंतरसा में भी व्यक्ति का क्या होता है, मृत्यु होता है। तो अष्टमेश के जब दशा चल रहा हो उस समय में यदि मारकेश का अंतरसा व प्रत्यंतरसा चले, जैसे कि मारकेश यहाँ धनु राशि द्वितीय स्थान का अधिपति बृहस्पति है, बुध महादशा में बृहस्पति की जब अंतरसा चलने लगेगी, अथवा बुध महादशा में शुक्र का अंतरसा जब चलने लगेंगे, उस कालखंड में भी मारकेश का प्रभाव रहेगा, और मंगल के कालखंड में भी मारकेश का प्रभाव रहेगा। परंतु कल भी विचार किए थे, आज भी कह रहा हूं, जब मारकेश का दशा अंतरसा चल रहा हो व्यक्ति को क्या होता है, राजयोग की प्राप्ति होती है। क्या होती है? राजयोग की प्राप्ति, मतलब उसके धन संपत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो धन संपत्ति में वर्तमान कालखंड में क्या होगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में बुध भी शुद्ध है, सूर्य भी शुद्ध है, लगभग सभी ग्रहों का हम लोग जो विचार किए शनि से लेके बृहस्पति तक, केवल मंगल को छोड़ करके लगभग सभी ग्रह अष्टक वर्ग में क्या हो गए, शुद्ध हो गए। उस कारण से इस कालखंड में क्या होगा, निश्चित रूप में इसके धन संपत्ति में वृद्धि हो सकते हैं, लेकिन वाहन इत्यादि क्रय विक्रय हो उसमें लाभ तो होगा, अकस्मात दुर्घटना होने की संभावनाएं भी मंगल के अंतरदशा में होने की संभावना ही भी होगा। संपूर्ण रूप में जैसे 37 वर्ष से लेके 52 वर्ष तक हम लोग क्या करेंगे, इसको सतर्क करेंगे, जब तक बुध का अंतर्दशा क्या हो, समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि बुध अष्टमेश है। बुध अष्टमेश होने के कारण बुध की महादशा कब तक समाप्त हो रहे हैं देख लीजिए आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक। 2033 में, समझ रहे हैं, 13/9/2033 तक। उसके बाद केतु का चलेगी, और केतु भी बैठा है कौन सा राशि में, व्ययभाव में। जन्म कुंडली में केतु भी कहाँ बैठा है, व्ययभाव में। वो भी उतना बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देगा। एक तो हम लोग बुध का जो दशा को आधा किए, आधा अभी चला गया है और आधा बचा हुआ है, और जो आधा बचा हुआ है वो मिथुन राशि का प्रभाव डालेगा।
मिथुन राशि क्या होता है? अष्टमेश होता है। और अष्टमेश का प्रभाव बुध के महादशा में वर्तमान कालखंड में ज्यादा प्राप्त होगा। और अष्टमेश मृत्यु का कारक होता है। और आयु विचार किए तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? मध्यमायु प्राप्त हुआ। और दशांतर सा पता चल गया कौन से कालखंड में अकस्मात दुर्घटना होने की संभावना होगा व विपत्ति आने की संभावनाएं हैं। एक तो हम लोगों को क्या पता चला? मंगल का। और दूसरा क्या पता चला? बृहस्पति का। और तीसरा क्या पता चला है? शुक्र का। कौन माइक ऑन किए हैं? कर रहे हैं? माइक ऑफ कर लीजिए मैडम। कौन है? बुध महादशा में मंगल का अंतरदशा, बुध महादशा में बृहस्पति के अंतरदशा और बुध महादशा में शुक्र के अंतरदशा। ये तीन को आप लोगों को क्या करना है? एक बाय एक नोट कर लेना है। इन तीन कालखंड में ध्यान पूर्वक उसको माने जमीन इत्यादि खरीदने के लिए अथवा आप लोगों को निर्देश क्या करना है? वाहन इत्यादि क्रय विक्रय में और वाहन चलाने में समस्या होने की संभावनाएं आप उसको सतर्क में बताना है। अभी कर्म विचार के ऊपर चलते हैं। ये कौन सा कर्म कर रहा है और इसको धन संपत्ति है या नहीं है, इसके ऊपर विचार करें। जैसे लग्नाधिपति मंगल मित्र के घर में चला गया है, मित्र अति मित्र हो गया है। बृहस्पति केंद्र में है। बुध भी त्रिकोण में बैठा है, भले ही नीचस्थ हो, अपने स्वगृह को, खुद के घर को, एकादश लाभ स्थान को देख रहा है। शनि भी केंद्र का अधिपति है और केंद्र में बैठा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बलवान ग्रह यहाँ चंद्रमा भाग्याधिपति है। और चंद्रमा से त्रिकोण स्थान में मतलब नवम स्थान में बैठा है बृहस्पति। और कई सारे शुभ योग भी जन्म कुंडली में है। आप लोग समझ रहे होंगे, शत्रुहंता से लेके कई सारे शुभ योग के मद्रुम योग का भी भग्न हो रहा है। सूर्य से द्वादश स्थान में बुध बैठा हुआ है। शुभ योग का भी प्रभाव जन्म कुंडली में है। इसका अर्थ ये कौन से कर्म में लिप्त होगा? और हम लोग देख रहे थे कर्माधिपति सूर्य किसके नवमांश में चला गया था? शुक्र के नवमांश में चला गया था। और किसका पूर्ण दृष्टि था शुक्र के ऊपर? सूर्य के ऊपर शुक्र का भी पूर्ण दृष्टि था। और जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मिलके सूर्य बैठा भी है, परंतु कर्माधिपति बलवान भी नहीं है। तो ये कुछ शुक्र संबंधित कर्म में युक्त होगा। पहले हम लोग विचार किए थे। शुक्र संबंधित मतलब डिजाइनिंग भी कर सकता है। और एक पत्नी कारक ग्रह हम लोग शुक्र को मानते हैं। और यहाँ इसका सप्तमेश भी शुक्र है और जन्म कुंडली में शुक्र भी बलवान है। इस कारण से और देखिए दोनों तरफ शुक्र एक तरफ चंद्रमा बैठ के शुभ मध्यस्थ योग बना रहे हैं। किसको? सप्तम भाव को। और सप्तम भाव इसका नवमांश कुंडली में भी क्या है? बलयुक्त है। जीवन साथी का विचार नवमांश कुंडली से करते हैं हम लोग, इसीलिए क्या होगा? इसका पत्नी भी नौकरी में है, पत्नी के पास भी धन संपत्ति है और इसके पास भी धन संपत्ति है। और पत्नी आने के बाद किसी किसी को फायदा होता है ना, इस तरह इसको भी फायदा हुआ होगा। माने विवाह के उपरांत क्या होता है? लाभ रहता है, बहुत ज्यादा लाभ। इस प्रकार की आप लोग एक एक चीज को बारीकी से देखने के बाद ध्यान पूर्वक कुंडली का फलादेश कीजिए। जिसको जो प्रश्न है प्रश्न कीजिए। आज के विषय इतना ही है। गुरुजी, क्या ये बन रहा है ना, मतलब शुक्र से संबंधित अगर व्यापार की बात कर रहे हैं अपन अभी, तो क्या ये व्यक्ति इमिटेशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर कपड़े का बिजनेस, लेडीज जो मतलब कपड़े आते हैं ना, सूट वगैरह, साड़ियाँ वगैरह, उनका काम भी कर सकता है क्या?
कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा है, डिजाइनिंग कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा है। अच्छा अच्छा, जी गुरुजी, ठीक है। ठीक है। और गुरुजी, सर मैं बोलूं सर कुछ? और पत्नी क्या कर रही है? गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी मंगल गुरु और शुक्र की अंतरदशा में इसको मकान और भूमि वगैरह खरीदने का, वाहन खरीदने का योग रहेगा। तो उस अगर खरीदने के बाद इसको कुछ हानि होगी क्या? हाँ वही तो कह रहा था, खरीदेगा, जी खरीदने की योग भी रहेगा, उससे लाभ भी होगा, जी। लेकिन उसके कारण शारीरिक हानि भी होने की संभावनाएं होगी। शारीरिक हानि होगी, मतलब अच्छा। अकस्मात कोई विपत्ति, शारीरिक हानि हो व पारिवारिक हानि हो, वो भी विपत्ति रहने की संभावनाएं हैं। और ये पीरियड जो है वो 2033 तक रहेगी, जब तक बुध का महादशा समाप्त नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा हानि बुध महादशा में मंगल, बुध महादशा में बृहस्पति और बुध महादशा में शुक्र के अंतरदशा में भी होगा, क्योंकि शुक्र सबसे ज़्यादा देखिए मारकेश भी है और व्ययभाव का अधिपति भी है। और हम लोग जो आयु निकाले वो मध्यमायु प्राप्त हुआ। यदि जिस समय में अष्टक वर्ग भी शुद्ध नहीं हो, और आप लोग विचार कर सकते हैं आयु का विचार शनि से अष्टम स्थान से अष्टक वर्ग में हम लोग पढ़े थे ना। शनि से अष्टम स्थान में जितना भिन्न अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु होगा, शनि के शोध्य पिंड में उसको गुणा करके 27 में भाग देंगे। भाग दे के जो नक्षत्र संख्या प्राप्त होगा भाग शेष से, उस नक्षत्र में गोचरवश जब शनि का चलन होगा अथवा कोई पापक ग्रह का चलन होगा, उस समय में मृत्यु होगी। उसका भी विचार आप लोग कर सकते हैं। सर इसको लिखवा दीजिए सर, या भेज दीजिए ग्रुप में। अरे पढ़वाया था मैं, एक एक करके सभी ग्रहों का पढ़वाया था। गुरुजी एक ग्रुप में भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सबको मिल जाएगा। भेज दीजिए प्लीज सर। ठीक है, भेज दे रहे हैं। वो ये सब आयु सर वो माइंड से मिस हो गया, अब रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, भेज देता हूँ। धन्यवाद सर। रत्न इसको कौन सा? जी गुरु जी, यहाँ पर जो लग्न और उत्मेष का प्रश्न है वो आयु साधन वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होरा और जो शनि चंद्र आया है ये थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। होरा लग्न और ये जो शनि और चंद्र स्थित दीर्घायु वाला जन्म कुंडली में शनि वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि होता है और चंद्रमा दिस्वभाव राशि मतलब मिथुन राशि में बैठा है। इसलिए एक स्थिर में और दूसरा दिस्वभाव में बैठे तो कौन सा आयु प्राप्त होता है? वो दीर्घायु। और होरा लग्न हो गया कर्क और जन्म लग्न हो गया वृश्चिक। लग्न कर्क होने के कारण वो चर राशि हो गया, वृश्चिक राशि होने के कारण वो स्थिर राशि हो गया। एक चर और दूसरा स्थिर हो तो वो मध्यमायु होता है। ग्रुप में भेजा गया है, देख लीजिए उसको। ठीक है गुरुजी, शुक्र के साथ में राहु और सूर्य बैठे हैं, ये भी दोनों पाप ग्रह हैं, तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? निश्चित राहु और सूर्य में मित्रता नहीं होती है और चंद्रमा राहु में मित्रता नहीं होती है। और मेष राशि का राहु षष्ठ स्थान में शुभ फल भी नहीं देता है ना। योग बन रहा है सूर्य राहु और शुक्र से, वो शत्रुहंता बनाएगा अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे आप राहु का अंतरदशा व प्रत्यंतरदशा चल रहा हो उस समय में जरूर वो हानि फल होगा। जैसे सोच लेते हैं बुध महादशा शुक्र का अंतरदशा राहु का प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, बा बुध महादशा शुक्र का अंतरदशा बृहस्पति का प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, उस समय में उसके लिए क्या होगा? वो कालखंड अशुभ होगा। उस कालखंड को सतर्क रहना चाहिए। कोई प्रतिकार के बारे में पूछ रहे थे और बुध के प्रतिकार स्वरूप आप स्टोन देने की सोचना मत अभी इस समय में, क्योंकि अष्टमेश जो है वो बुध है और यहाँ वर्तमान समय में बुध का 50% दशा जो है वो समाप्त हो गया है और 50% बचा हुआ है। अभी जो 50% बचा हुआ है वो अष्टम भाव का प्रभाव डालेगा। इसीलिए हम लोग इस समय में बुध का स्टोन देंगे तो पन्ना जो होता है रत्न बुध का, इस समय में पन्ना पहनाएंगे तो वो अष्टमेश का प्रभाव डालने के कारण घातक भी बन सकता है।
इसीलिए बुध का रत्न नहीं देना है। और ऐसे भी व्यक्ति को जब मृत्यु प्राप्त होना है, जो लिखा गया है वो प्राप्त ही होगा। और इसके कुंडली में जो धन धान्य की सुख संपन्न है, पत्नी भी कमा रही है, सारे सुख जब हो, इस समय में क्यों रत्न दे के, क्योंकि यहाँ योग कारक ग्रह चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठा है, उसका भी रत्न देने से समस्या होने की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि अंतर्दशा मंगल का चल रहा है और मंगल का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है और चंद्रमा का पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर है। इसीलिए ध्यान पूर्वक जब स्टोन देंगे तब ध्यान पूर्वक देना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। गुरु सर एक बात मैं बोलूं सर, एक सवाल था ना, मैं से चेष्टा कर रहा हूँ सर। तो गुरु जी आवेदन था। गुरु जी, हाँ बोलिए। आपसे निवेदन था कि ना आपने जन्म कुंडली देखना तो हमको सिखा रहे हैं, लेकिन साथ में ना ये जो किसी की भी जन्म कुंडली अगर हमारे पास आती है तो प्रतिकार कौन कौन से होते